अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ दुर्दाना नजम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज हमारे साथ इंडिया से अभिषेक ने जॉइन किया है, अभिषेक मिश्रा साहब ने। आप यकीनन उनको बहुत दफ़ा यूट्यूब चैनल्स पे आपने उनको सुना भी होगा और देखा भी होगा और आप जानते होंगे वो किस किस्म का एनालिसिस करते हैं। आज हम अभिषेक के साथ जिस मौजू पर बात करेंगे वो मल्टीपल इश्यूज़ हैं, उनका ताल्लुक इंडिया के साथ भी होगा और कुछ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे भी हम उनके से पूछेंगे कि इंडिया में पाकिस्तान में जो इलेक्शंस हो रहे हैं या पाकिस्तान पर अभी जो स्ट्राइक हुई है उसको लेकर इंडिया में क्या नैरेटिव बिल्ड हो रहा है। गुड इवनिंग अभिषेक मिश्रा साहब। थैंक यू दुर्दाना जी, एब्सोल्यूट प्लेजर टू बी विथ यू। आपने इनवाइट किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। अच्छा अभिषेक, मैं स्टार्ट करूँगी। अभी मैं ट्विटर देख रही थी तो मेरी नज़र से एक वीडियो गुज़री फारूक अब्दुल्ला साहब की, जो आपको पता है कश्मीर के वो अ, बड़े माने-जाने लीडर हैं। बहुत दफ़ा वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं और बहुत कुछ है और उनकी एक पूरी लेगेसी है उनकी फैमिली की। और पिछले दिनों जब 370 आपने देखा रिमूव हुआ तो ही वाज़ और सारे जितने भी सेपरेटिस्ट थे, लीडर्स थे वहाँ के, वो सब इकट्ठे हो गए थे और वो कह रहे थे कि जी ये हमारे साथ बड़ा ज़ुल्म हो गया है, यूनिलैटरल डिसीजन लिया है, वगैरह-वगैरह। और अब हम अचानक देखते हैं कि एक बिल्कुल रोल ओवर एक हम उनके एटीट्यूड में देखते हैं, चेंज आया है। पिछले दिनों बल्कि उनका एक क्लिप आया था, बड़ा इंटरेस्टिंग था। वो कह रहे थे कि कश्मीर का मसला हल ना किया गया तो ये फ़लस्तीन बन जाएगा, याद है? और फिर आज एक क्लिप आता है और उसमें वो जय श्री राम क्या अ, वो उसका पूरा एक गाना उन्होंने बनाकर वो भजन गा रहे हैं। आप ये क्या तज़ाद है? ये तो कश्मीरियों को धोखा देने वाली बात है। अतः आपकी देखिए इस वक़्त हम डिस्पैशनेट होकर बात कर रहे हैं। ना मैं कश्मीर के हक में बात करेंगे ना आप, लेकिन हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनको वो रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। तो उनको वो क्या चूरन बेचते रहे भई सारी ज़िंदगी। और आज आकर कभी 1 हफ्ता पहले कह देते हैं कि जी फ़लस्तीन बन जाएगा, 1 हफ्ते के बाद पता नहीं उनको फिर क्या उनको ख़्याल आता है कि अब तो इलेक्शन होने वाले हैं, तो वो कह देते हैं वो जय जय श्री राम का वो पूरा एक भजन रिकॉर्ड करके तो वो वायरल कर देते हैं। कैन यू एक्सप्लेन दिस बिहेवियर? दुर्दाना जी, दिस इज डेमोक्रेसी फॉर यू। सो हम लोग तो यूज टू हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ एक और लीडर है, उनका नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य, बीजेपी की गवर्नमेंट में यूपी की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसमें मिनिस्टर थे और रोज जय श्री राम कहते थे। उसके बाद उन्होंने इलेक्शन से ठीक पहले रिजाइन किया, दूसरी पार्टी में गए क्योंकि उनकी असेसमेंट ये थी कि बीजेपी कंसेक्यूटिव विक्ट्री नहीं लेगी उस स्टेट ऑफ यूपी में और वो दूसरी वाली पार्टी आएगी, तो उधर चले गए। उन्होंने पाला बदल लिया, मतलब जिस दिन लास्ट डे ऑफ द गवर्नमेंट था उसी दिन उन्होंने रिजाइन किया, एक दिन पहले भी नहीं। 5 साल पूरे गवर्नमेंट का मजा लिया उन्होंने। उनकी जो बेटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी जी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और शायद मिनिस्टर है कि नहीं मुझे पता नहीं, संघमित्रा मौर्य नाम है उनका। और वो पूरे 5 साल पूरे ऑन टॉप ऑफ द जिसे लंग्स कहते हैं चलाते रहे जय श्री राम जय श्री राम। जैसे ही उनका ये पाला बदला, जिस पार्टी में वो गए वहां जाके उन्होंने सबसे पहले जो काम किया, रामचरितमानस करके किताब है बहुत, उसको सेक्रेड मानते हैं हम लोग, तो उन्होंने उसको जला दिया। उन्होंने कहा ये बेकार की किताब है, ये कूड़ा किताब है, इस किताब का पे कोई भरोसा नहीं है और सनातन धर्म जो है वो धोखा है, ये इट्स अ पार्ट ऑफ बिग कॉन्स्पिरेसी। सो दिस इज डेमोक्रेसी, आप समझिए इसको। लोग अभिषेक, मेरा सवाल आपके बाद मैं 100% मैं इंडियन डेमोक्रेसी के ऊपर बिल्कुल सवाल नहीं उठाती। ठीक है, अच्छी बात है, आप लोगों ने लोगों को ये इख्तियार दिया हुआ है, राइट दिया हुआ है, फ्रीडम दी हुई है कि वो जिस तरह चाहें, जिस मज़हब को चाहें अपनाएं, अपने मज़हब के अंदर जिस सेक्ट को चाहें अपनाएं, वगैरह वगैरह। अगर हम कश्मीर के पर्सपेक्टिव से बात, मैं सिर्फ आपसे थोड़ी सी ये करना चाह रही हूँ कि वो तो वहाँ के लोगों को कहते हैं ना कि जी कभी इंडिपेंडेंस आ जाएगी, कभी कहते हैं कि ऑटोनॉमी आ जाएगी, कभी कुछ कहते हैं, तो उसके बाद में फिर वो जो फ्लिप होता है, बार-बार फ्लिप करते हैं। इस बिहेवियर को ये डेमोक्रेटिक बिहेवियर है, हिपोक्रेटिक बिहेवियर है, या इसको हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस? जिसको आप डेमोक्रेटिक बिहेवियर और हिपोक्रेटिक बिहेवियर में कर रहे हैं, मेरे ख्याल से डेमोक्रेटिक बिहेवियर इज ऑलवेज हिपोक्रेटिक बिहेवियर। इट चेंजेस विद द टाइम, इसीलिए डेमोक्रेसी को, वो डेमोक्रेसी में रिजिडिटी नहीं होती। अदरवाइज अगर रिजिडिटी आ जाए ना, या ये एक जिद हो जाए कि जो मैंने कह दिया है बस वही होगा और उसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता, देन यू विल बी शिफ्टिंग टू और ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ इनटू एन ऑटोक्रेसी और पॉलिटिकल एब्सोल्यूटिसिज्म। ये जो चेंजिंग एबिलिटी है, जैसे आप पीडीपी को देख लें, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, महबूबा मुफ्ती जिसकी वो थी सरबराह थी, हेड थी, उनके पिताजी मुफ्ती,
साहब, जो कि बीजेपी रूल्ड गवर्नमेंट में वाजपेयी साहब की गवर्नमेंट में होम मिनिस्टर थे, यूनियन होम मिनिस्टर, जो कि प्राइम मिनिस्टर के बाद सेकेंड मोस्ट पावरफुल पोस्ट होती है। और पीडीपी का स्टांस आपको पता ही है कि भाई हम जो है अलग अलगाववादी हैं, और मतलब पाकिस्तान से बात करो, हमारे यहाँ बार बार उनका नारा लगता है। उन्होंने जब बीजेपी और कश्मीर में पिछली बार जो 370 जिसमें लगा, उसको लगने से 6 महीने पहले तक पीडीपी और बीजेपी की मिली-जुली गवर्नमेंट थी। देयर वाज अ कोalition, ठीक है ना? तो उस कोalition गवर्नमेंट में बीजेपी भी थी और पीडीपी भी। तो वो सिचुएशन के हिसाब से अपनी आप मतलब जो समझ लीजिए पॉलिटिकल लीडर अपने को अडॉप्ट करते हैं। देयर वाज अ टाइम जिसमें कि वो देयर वाज अ टाइम जब वो ये कहती थी आर्टिकल 370 बेसिकली टू नेशन थ्योरी का रेमिनेंट है, हमारे पाकिस्तान के साथ एक आइडियोलॉजिकल समझ लीजिए जिसे कहते हैं सॉफ्ट कॉर्नर, वो आर्टिकल 370 उनको अलाउ भी करता था वो देने के लिए, तो हमने उससे कोई ऑब्जेक्शन था भी नहीं। वो भारत के अंदर रह के जो भी बात करना चाहें कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट में, वो उनका आजादी है, कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो उसी तरीके से फारूक अब्दुल्ला साहब हमेशा से फ्लिप फ्लॉप करते रहे भाई, कभी वाजपेयी जी के साथ, कभी कांग्रेस के साथ। ये अब्दुल्ला फैमिली इज वन ऑफ द रीजंस फॉर द ट्रबल्स इन कश्मीर। देखिए, अगर कश्मीर में रिलीजियस अगर नैरेटिव को लें तो कि रिलीजियस नैरेटिव ही सब कुछ था, ये ऐसा नहीं है। 1989 से पहले कश्मीर में इतना प्रॉब्लम नहीं था, लोग जान रहे थे कि क्या हो रहा है वहां पे, ठीक है ना? जब मुफ्ती मेरे अब्दुल्ला लोगों को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए एग्जिस्टिंग इलेक्शन को वो किया गया, ट्वीक किया गया, जबरदस्ती कई इलेक्टेड एमएलए को हरा करके इनकी गवर्नमेंट बनवाने की कोशिश की, वहां से ट्रबल कर। अदरवाइज पीपल ऑफ कश्मीर आर वेरी डेमोक्रेटिक पीपल। बिना कश्मीर के इंडियन सिविलाइजेशन की हिस्ट्री हो नहीं सकती, और इसका सबसे बड़ा सबूत है, कोई अगर पढ़ना चाहता है तो किताबुल उल हिंद करके किताब लिखी है, मैं ऑथर का नाम देखे अभी बोल रहा हूँ उसको, सशाउ साहब ने जर्मन है, उन्होंने उसको ट्रांसलेट किया है, आप उसको पढ़ लें। वो जब आता है इंडिया के बाउंड्री को डिटरमाइन करता है, तो जो जो चीजें इंडिया है वो उसको एक्सप्लेन करता है, उसी में वो कश्मीर को भी एक्सप्लेन करता है। वो बोलता है कश्मीर इज अ हिंदू एपिसेंटर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो कश्मीरीज आर वेरी फाइन पीपल, और ये तो पार्ट ऑफ नैरेटिव है, आप समझ रही हैं कि रिलीजन इज अ पार्ट ऑफ नैरेटिव। उसके बाद जब इलेक्शन हो जाता है, लोग भी समझते हैं और सब समझते हैं। इससे ज्यादा मैं इसको नहीं देखता कि बहुत बड़ी बात कहती। अब्दुल्ला फेमस फॉर फ्लिप फ्लॉप। ओके। अब डेमोक्रेसी की बात हो रही है, डिप्लोमेसी की बात हो रही है। डिप्लोमेसी की बात करते करते हम थोड़ा सा आते हैं कि पाकिस्तान के भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस हमेशा से बड़े अच्छे रहे। ईरान के साथ हमारा चैनल ऑफ कम्युनिकेशन भी ओपन था, हम लोगों के बाद दरमियान कोई इख्तिलाफात भी नहीं थे। पहले भी क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती थी, लेकिन ईरान हमेशा बताता था, क्योंकि स्मगलर्स को भी स्मगलिंग को रोकने के लिए भी बहुत सारे इकदाम किए जाते थे, जिसमें ये नहीं था कि इस तरह से कोई, लेकिन बॉर्डर क्लैशेस अपनी जगह पर होती थी। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि अभी तो खैर पाकिस्तान ने भी रिटेलिएट कर दिया है, आप इंडिया में इसको ये जो वाकया हुआ है 16 जनवरी को और 17 जनवरी को पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, इंडिया में इसके बारे में इसको क्या समझा जा रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ 3-4 बातें हैं, एक बात एक नहीं आई है। वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान शायद प्रोबेबली wants to again stand with the US, क्योंकि बाइडन का आज आपने बयान सुना हो, उसने कहा देखिए जी ईरान ने पाकिस्तान पे हमला किया, ईरान इज अ बैड बॉय रीजन में, तो उसकी प्रोजेक्शन, इज अ बैड बॉय, वो तो हर जगह पे, वो तो उसके साथ तो किसी की नहीं बनती, इज अ बैड बॉय। तो पाकिस्तान क्योंकि इनहेरेंटली हमेशा से यूएस के ब्लॉक में रहा है, तो आप समझते हैं कि ये जो नया नैरेटिव बिल्ड हो रहा है, इसमें इंडिया या इसमें कोई आप लगता है कि पाकिस्तान के हवाले से, या हाउ डू यू सी दिस स्ट्राइक? देखिए, ये स्ट्राइक पाकिस्तान बोथ द वेज ना, चाहे ईरान ने किया हो, चाहे पाकिस्तान ने किया हो। पहला वाला जो स्ट्राइक था ईरान ने जो किया, वो मतलब ईरान के ऊपर जो किया गया, वो तो जैश ए अदल की तरफ से किया गया था, पाकिस्तान को
कभी अटैक नहीं करेगा ना। पाकिस्तान की तो स्टेटेड पॉलिसी है कि हमारी आर्मी इस्लामिक आर्मी, हमारा बम इस्लामिक बम है, तो वो तो गवर्नमेंट के सतह पे तो सोचा नहीं जा सकता कि पाकिस्तान कभी ईरान के ऊपर कोई ऐसी हरकत करेगा या अफगानिस्तान के साथ कोई लड़ाई लड़ेगा, ऑल्दो थिंग्स आर टर्निंग आउट टू बी कंप्लीटली डिफरेंट। देखिए दुर्दाना जी, मैं आपसे बड़ी अगर एक अगर एक बात कहूं कि पाकिस्तान कभी भी अमेरिका के ग्रुप में नहीं था या कभी भी किसी ग्रुप में नहीं था, एक्सेप्ट ओआईसी के ग्रुप को अगर आप छोड़ दें, जिसमें शायद पाकिस्तान जिसका कि संस्थापक सदस्य, यानी कि आप फाउंडर हैं, उसके को फाउंडर हैं ओआईसी के। ओआईसी के अलावा पाकिस्तान की कोई इंटरनेशनल पॉलिसी नहीं थी। अमेरिका के साथ जब आप थे तब आपका पॉइंट सिंपल ये था कि हमको आप वेपन दे, पैसे दे, सो दैट हम इंडिया के अगेंस्ट में अपना एक्शन ले सके। और मैं बस एक मैं इसको कैसे देखता हूँ, मैं इसको ऐसे देखता हूँ ना कि पाकिस्तान की जो अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन रही है या जो एक स्टेट बनाने की जद्दोजहद रही है, उस जद्दोजहद में स्टेट से ज्यादा नॉन स्टेट एक्टर्स पैदा हो चुके हैं। स्टेट के पास कोई पावर नहीं है किसी भी तरीके से। देयर आर ग्रुप्स, देयर आर बैंड्स ऑफ पीपल जो अपने आप में स्टेट है और उनको चैलेंज करने का मादा किसी पॉलिटिशियन के पास नहीं है, ना ही किसी और इंस्टीट्यूशंस के पास। तो फिर अभिषेक मुझे एक बात बताएं, हम अगर ये मानते हैं, क्योंकि देखिए एक वक्त ईरान का पाकिस्तान आया हुआ था, ये पीर को आया था, और उनका जब यहाँ आने का उनका मकसद भी यही था। उन्होंने पाकिस्तान से ये बात की थी कि अफगान, क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि अफगानिस्तान में दोबारा से एक तो टीटीपी आपको पता है ओरिजिनेट वहाँ उन्होंने अपने पंजे गाड़ लिए हैं। ईरान को भी नजर आ रहा है कि वहां से दोबारा टेररिज्म जो है अपना सर उठा सकती है, और वो पाकिस्तान में बात करने आए थे और उन्होंने इस चीज का भी इजहार किया था कि हम कोई ऐसा ग्रुप बनाते हैं इनको कॉन्फ्रंट करने के लिए। अब आपसे मेरा सवाल ये है कि करना क्या होगा, टेररिज्म को किस तरह से रीजन से किस तरह से टैकल करें? किसी, जब अभी आप खुद कह रहे हैं किसी एक मुल्क, कोई एक मुल्क नहीं कर सकता, कंट्रीज नहीं कर सकती, पॉलिटिशियंस अकेले बैठकर इस चीज को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो देखें, कोई ना कोई वे आउट होगा। तो व्हाट डू यू थिंक एज ए प्रोफेसर, as a person who has an eye on foreign policies, on diplomacy, on defense, इसको कैसे दुनिया टैकल करेगी फेसलेस दुश्मन को? कोई एक जहती नहीं है ना टेररिज्म को लेके, कोई कॉमन अंडरस्टैंडिंग नहीं है दुर्दाना जी। बिकॉज आप ही कहेंगे कि जो कश्मीर में हो रहा है वो टेररिज्म नहीं है, और अब अफगानिस्तान वाले कह रहे हैं जो टीटीपी है वो पाकिस्तान के लोग अपने हैं, वो टेररिज्म नहीं है। सो एक जब तक देयर इज नॉट अ कंसेंसस ऑन व्हाट एग्जैक्टली मींस टेररिज्म, ठीक है ना। अब पाकिस्तान स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो जाना जी, तो पाकिस्तान शुरू से कॉन्फ्लिक्टेड रहा है कि एग्जैक्टली पाकिस्तान बनना क्या चाहता है। जैसे वॉर ऑन टेरर फॉर ऑल इंटेंट एंड पर्पसेस कैन बी सीन एज वॉर ऑन टेरर है। ये आप चूंकि टेरर की बात करिए तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि क्या कोई टेरर मींस manifestation of violence in human behavior against a certain sect or group of people. Now that violence, either आप उसको crime कह के आप उसको क्राइम कह के रूल आउट कर दे, बट क्राइम में भी कई तरीके के अब इंडिपेंडेंट लॉ के थ्रू आप उन क्राइम को नाम दे रहे हो कि भाई ये मर्डर का क्राइम है, ये टेररिज्म का क्राइम है। ये ऑब्जेक्टिवली दोनों एक ही है, टेररिज्म भी लोगों की हत्या करता है, मर्डर भी लोगों की हत्या करता है, या आप जिसको आप कहते हैं हत्या करना मतलब दैट्स द ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया इज दैट। बट आप टेररिज्म एज ए स्पेसिफिक क्राइम जब बनाने जा रहे हैं, और पाकिस्तान में टेरर लॉ है, बिकॉज आई नो आर्मी लगाती है उस टेरर लॉ को, और उसी टेरर लॉ के एप्लीकेशन के तहत शायद इनके ऊपर भी जो कुलभूषण जाधव साहब थे उनके ऊपर भी एक्शन लिया गया था, और आपके यहाँ भी कई लोगों के ऊपर टेरर लॉ लगाया जाता है। बट पॉइंट है टेररिज्म कोर्ट्स जैसे वहां भी है, इंडिया में भी है टेररिज्म की कोर्ट, एंटी टेररिज्म हमारे टेरर कोर्ट तो नहीं है, बट एनआईए यूएपीए के अंदर में एनआईए कोर्ट्स बने हुए हैं, बट दैट्स नॉट टेरर स्पेसिफिक। बट आप उसको कह सकती है बिकॉज एनआईए हैज अ स्पेसिफिक जुरिसडिक्शन to investigate and try these kind of offenses. So आप कहने हैं because of the obligation under UN Charter, Security Council of Security Council Resolution 1267 if not mistaken. देखिए मैं सिंपल कह रहा हूँ कि क्या एक मैनिफेस्टेशन ऑफ वायलेंस को सारी दुनिया टेरर मानने को तैयार है? इसका सबसे अच्छा एग्जांपल देता है वॉर ऑन टेरर। वेस्ट का टेरर था ओसामा बिन लादेन। क्या पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन और वेस्ट के टेरर का चेहरा था ओसामा बिन लादेन? सबसे समझ लीजिए दुर्दांत जिसको आप कह लें उनका ये कि दिस इज व्हाट टेरर इज पर्सोनिफाइड। क्या पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन टेरर पर्सोनिफाइड है? नहीं है ऐसा। और इसमें गलत या सही है इसके एनालिसिस में हम जाते ही नहीं है। पॉइंट
इज माय सेपरेटिस्ट इज योर फ्रीडम फाइटर, ये तो बहस देखिए एक बड़ी मैं कहानी है। मैं मैं उसी पे, मैं हालांकि बहुत हम्म, ओवर सिंप्लीफाइड आर्गुमेंट है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हम्म, जब तक एक यूनिवर्सल आइडिया ऑफ मोरालिटी नहीं बनेगी दुनिया में, ये- जब तक आलमे इंसान और आलमे इस्लाम का अंतर हम्म, रहेगा, तो इस्लाम का मतलब है कि द टीचिंग्स दैट थ्रू विच यू सी द वर्ल्ड, आपको दुनिया उस नजर से, सही गलत ये वैल्यू जजमेंट करने मैं नहीं बैठा, बट एक इंसान है, उसको वो टीचिंग दी गई है, वो उस दृष्टि से दुनिया को देख रहा है। जैसे अदल है, वो अदल कर रहे हैं ना, इंसाफ कर रहे हैं ना, उनकी अंडरस्टैंडिंग में दे आर मीटिंग आउट जस्टिस टू द पीपल, टू द बेस्ट ऑफ देयर अंडरस्टैंडिंग। वो आपके लिए इनजस्टिस होगा वो, हमास, आपने बात सही की, जैसे हमास समझ रहा है कि मैं इतने लोगों को मरवा कर जो है वो बड़ा कोई मतलब एक यू नो तो उनका एक्शन भी यही था ना कि अगर कुछ लोग मर भी जाएंगे, हजारों लोग भी मर जाएंगे, लेकिन हमारा जो है वो जो स्ट्रगल है उसका एक अलम बुलंद हो जाएगा। एग्जैक्टली exactly. तो मैं वही कह रहा हूँ, देखिए वॉर ऑन टेरर बेसिकली वॉर ऑन जिहाद था, लेकिन आप उसके पार्ट बन गए बिना ये समझे हुए कि क्या आप उसामा बिन लादेन, दिल में आप उसामा के लिए प्यार रख रहे हो। मैं फिर कह रहा हूँ, आई डोंट नो वेदर दैट वाज करेक्ट और राइट, ये होना चाहिए, उसामा बुरा आदमी था, बुरा अच्छा आदमी था, नहीं। आपका जो बेसिक क्वेश्चन है कि कैसे ये वी विल टैकल दिस, सो जब तक आलमे इंसान से बट आलमे अभिषेक, इस्लाम। जी जी जी, प्लीज प्लीज बोले आप, प्लीज प्लीज। अभिषेक देखो, आपने बात की ना कि उसामा बिन लादेन हमारे लिए, ये वही उसामा बिन लादेन था जिसको जब सोवियत यूनियन के साथ जंग हो रही थी, अमेरिका उसमें इन्वॉल्व था, तो उसामा बिन लादेन को उन्होंने अमेरिका इनवाइट किया था, उसामा बिन लादेन को सर पर बिठाते थे, उसामा बिन लादेन की ही तालिब जो अलकायदा थी उसके साथ उन्होंने बहुत सारे मुआहदे किए, वॉशिंगटन में उनको, व्हाइट हाउस में उनको खाना भी खिलाया। तो ये बात है कि जब हम हमारा जब ये जो जितनी भी आप देखें कि इंटरनेशनल जो पावर्स हैं वो तो इसी तरह फ्लिप करती हैं, जब अपना काम निकल गया उसके बाद अब पूरे खिते में वो अफगानिस्तान से जब गए, दोनों टाइम जब गए हैं, आप देखें जब पहले भी गए और बाद में भी गए, पीछे एम्यूनेशन भी छोड़ गए, पीछे टेररिस्ट भी छोड़ के चले गए, लेकिन अब तो सिचुएशन डिफरेंट है। इंडिया इज वेरी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिकली, डिफेंस वाइज चाइना इज वेरी स्ट्रॉन्ग डिफेंस वाइज इकोनॉमिकली, तो इस चीजों को कटेल करना, ईरान इज वेरी स्ट्रॉन्ग, पहले तो इस तरह की सिचुएशन नहीं थी 90s में जब वो लोग अफगानिस्तान को छोड़कर गए थे। तो अब तो खत्ते की सूरत बिल्कुल डिफरेंट है, तो इतने सारे जो पावर अब देखे ना, ब्रिक्स भी है जिसमें बहुत सारे ताकतवर मतलब नेशंस हैं, तो इनके हवाले से आप देखें कि इनको टेररिज्म से खतरा है, क्योंकि देखें चाइना नहीं चाहेगा कि टेररिज्म की वजह से उनकी इतनी बड़ी जो इकोनॉमी है वो सब, जो इंडिया बिल्कुल नहीं चाहेगा कि टेररिज्म की वजह से इस तरह, और भी बहुत सारे ममालिक हैं इस हमारे एशिया में, साउथ एशिया में भी, और बांग्लादेश भी है, बहुत सारे हैं। तो इसको रीजनली टैकल करने के लिए तो क्योंकि अब तो पॉलिटिक्स जो है ना वो तो आप देखें ना ट्रिकल डाउन हो गई रीजन्स के ऊपर, जैसे ट्रंप ने कहा था ना अफगानिस्तान अपना रीजन है, जाए अपने रीजन वाले उनको ठीक करें, हम इतनी दूर से बैठ के अफगानिस्तान को क्या करें। तो रीजनली बजाय इसके कि मतलब हम तो अब जैसे इंडिया और मालदीव है वो आपस में उनकी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, क्लैशेस हो गए, तो रीजनली इसको कैसे टैकल किया जा सकता है? डोंट यू थिंक इसके लिए इंडिया और पाकिस्तान को भी सर जोड़कर बैठना चाहिए, सारी बातें भुला करके भाई अब टेररिज्म को टैकल करते हैं, मेक इट ए कॉमन एनिमी। जी, मैं वही कह रहा था कि देखिए जब 1979 में अमेरिका आया पाकिस्तान रशिया से लड़ने, तो सऊदिया भी आया था, सब लोग आए थे, आप भी गए थे उसमें लड़ने, ठीक है ना। वहीं आप कह रहे हो कि भाई आपने तो ओसामा बिन लादेन को बनाया, तो बात आपकी बिल्कुल सही है फैक्चुअली, मगर ये फैक्ट का बहुत आधा पार्ट है। फिर सऊदिया ने ओसामा बिन लादेन को अपने यहाँ से भगाया था, फिर उसके बाद वो किसी अफ्रीकन कंट्री में गया था, वहां से भी उसको भगाया गया था ऑन द प्रेशर ऑफ दिस थिंग। तो ओसामा बिन लादेन वाज शन्ड बाय मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग सऊदिया, जो उनका पेरेंट स्टेट है या जहां से वो बिलोंग करता था। लेकिन पाकिस्तान ने वो नहीं किया। ये बहुत हाफ एनालिसिस है कि आपने क्रिएट किया और उसके बाद आप मार रहे हो, बट आपको मौका दिया गया, आपसे पूछा गया आर यू ऑन वॉर, आर यू विद अस ऑन वॉर ऑन टेरर, आपने कहा हम हैं। आपने कहा कि आपका टेरर, वेस्ट का लेकिन टेरर हमारा, बट यू देखिए वर फिर जैसे भी जिस बुरे अंदाज से हमने उसको मरवाया, इंडिया अमेरिका को अपनी सॉवरेनिटी के अगेंस्ट जाकर कहा के आए उसको आकर मार दे, क्योंकि हम खुद कुछ करते तो दे वुड हैव बीन रेपरकशंस, ये तो नहीं हो सकता पाकिस्तान और उसका वोट नहीं था, रीजन लेकिन फिर दुर्दाना इसका जी, उसका क्रेडिट भी तो रीजन, देना कि हमने नहीं मैं क्रेडिट देता हूँ। उसको, देखिए मैं आई एम नॉट अगेंस्ट एनी, हाँ, मैं सिर्फ एज अ प्रोफेसर आई एम एनालाइजिंग द प्रॉब्लम हो क्या रहा नहीं, है। ओसामा बिन मेरा अब ये लादेन, बताइए कि इसको कैसे टैकल करेंगे?
जी, रीजनल टेररिज्म का जो मैं वही बात रहा हूँ, उसका सोल्यूशन है यूनिवर्सल मोरालिटी का आइडिया, यूडीएचआर, यानी कि यूनिवर्सल तो डिक्लेरेशन ऑफ उसका ह्यूमन राइट्स। यूनिवर्सल तो है, व्हाट इज यूनिवर्सल इज रीजनल। रीजनल एंड व्हाट इज रीजनल इज यूनिवर्सल। इस पे हमें जानना पड़ेगा। ऐसा कोई बहुत जबरदस्त इंसानों में डिफरेंसेस नहीं है कि ओके, रीजनल और यूनिवर्सल में जमीन और आसमान रीजन का अंतर अगर है। यूनिवर्सल बनती है तो यूनिवर्सल के लिए तो यूनाइटेड नेशन जाना पड़ेगा। यूनाइटेड नेशन की तो कोई बात नहीं सुनता, इट्स अ डेड ऑर्गेनाइजेशन। I'm talking about universal morality, not universal institutionality. तो आप कहाँ डिफाइन, यूनिवर्सल, कौन भाई डिफाइन जैसे करे? अगर आप यूडीएचआर को एक्सेप्ट करें, जो जो हम्म, ह्यूमन राइट्स है कि जनता को जो प्रैक्टिस करना है वो प्रैक्टिस करे, जनता, स्टेट जो है वो अपने आप को रिलीजन से अलग कर लेगी। स्टेट का काम है अपनी इस हिस्ट्री को प्रिजर्व करना, अपने ट्रेडिशन को प्रिजर्व करना, अपने रिचुअल्स को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करना, अपनी लैंग्वेजेस को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट और प्रमोट करना। ये सब काम स्टेट का है। अगर ये जो एक दुनिया में आइडिया चला कि लोग, अब जैसे अभी हमारे यहाँ राम मंदिर का इनॉग्रेशन है, कोई जर्मन लड़की है वो रोज अपना राम भजन डाल रही है, उसको जर्मनी की स्टेट एक हाईली क्रिश्चियन कंट्री है जर्मनी, उन्होंने नहीं कह दिया कि अब इसको निकालो, ये तो गद्दार लड़की है, ये एक बुत परस्ती की बातें करी। सो आई एम सिंपली सेइंग कि सब रहने थे ना, लोगों को डिसाइड करने थे वो वाला पार्ट। स्टेट के जो कॉमन ड्यूटीज हैं इस रीजन में, अगर आप चाहती हैं कि स्टेट की कॉमन ड्यूटीज क्या होंगी, पाकिस्तान का स्टेट क्या कर रहा है। जैसे मैं जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ता हूँ दुर्दाना जी, तो मैं हैरान हो जाता हूँ। मैंने कहा इस कॉन्स्टिट्यूशन के बल पे आप कोई गवर्नमेंट बना सकते हो, कोई स्टेट बना सकते हो? असंभव। इस क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन से सिर्फ नॉन स्टेट एक्टर्स बनेंगे और कुछ नहीं बन सकता। वो कैसे? ये कहाँ से आपने अंदाजा लगा दिया? मैं देखिए आई वुड नो, आई डोंट नो, आई वांट टू नो, मे बी आई fair question, and this is my opinion. I may stand, I'm open to be correct. I would like to know, maybe कोई आप नहीं आप बात करेंगे। पाकिस्तान का देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, सिंपल ना, आप कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन थ्योरी की किताब पढ़ लें, स्मिथ की पढ़ लें, आप केल्सन पढ़, आप यू आर इन मोर इंटेलिजेंट देन मी, आप कोई भी किताब पढ़ लें वेस्ट की, जो ये वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस है, उसका प्रिंसिपल आता है सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट, ठीक है ना। आपके यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेशन ऑफ रिलीजन और स्टेट नहीं करता, आपके यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मैरिज ऑफ रिलीजन एंड स्टेट करता है। अब पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान की यानी मजलिस शुरा, आपके यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन एक पार्लियामेंट्री बॉडी है। मजलिस शुरा का काम क्या है? लॉ बनाना, ठीक। और उसके बाद एक इस्लामिक काउंसिल है। इस्लामिक काउंसिल का काम क्या है? मजलिस शुरा के द्वारा बनाए गए लॉ को यह डिटरमाइन करना कि ये कुरान और सुन्नत की रोशनी के हिसाब से लॉ बनाए कि नहीं बनाए, ठीक। सो पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी को नॉर्मली कोर्ट में चैलेंज किया जाता है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है तो। जैसे यूके के कॉन्स्टिट्यूशन में कोर्ट के पास वो पावर नहीं है कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए लॉ को हटा दे, पार्लियामेंट सॉवरेन है यूनाइटेड किंगडम में। हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए लॉ को सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉडी हटा सकती है, उसका नाम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। वो भी ऑन ओनली 2 ग्राउंड। नंबर 1, या तो वो किसी मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता हो, और सेकेंड, वो जो आर्टिकल, जो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है ऑन लॉ मेकिंग, उस स्कीम को किसी भी पार्लियामेंट ने या स्टेट लेजिस्लेचर ने वॉलेट किया। बस इन 2 ग्राउंड्स पे पार्लियामेंट के बनाए गए लॉ को वेकेट किया जा सकता है, उसको वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है बाय ओनली सुप्रीम कोर्ट। Okay, so Abhishek, what you are saying is that there are contradictions in Pakistan's constitution, because of which I also agree. हम लोग इस पे बात करते हैं कि हमारा जो preamble है, it should be revisited. Yes, I agree with you. हमारा preamble को revisit होना चाहिए. Agreed. I agree on many points that you are saying regarding the constitution of Pakistan. और ये बात हम भी सोचते हैं कि यार एक जगह मजलिस शूरा है, एक जगह पार्लियामेंट है, तो हम किसकी बात सुने? एक जगह ये भी नहीं है, एक तरफ एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है और एक तरफ नहीं, मजलिस शुरा तो है ही है, उसको ही कहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमने उसको मजलिस शुरा अगर बना ही दिया है तो उसके अंदर इस्लामाइजेशन का तो हमें खुद मतलब इस चीज पर बहुत ज्यादा। आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आपकी कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट आर्टिकल कहता है कुरान एंड होली सुन्ना इज द पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आप जो ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन के कंपैरेटिव स्टडी कर लीजिए, जिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि कुरान एंड होली सुन्ना ऑफ द प्रॉफिट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ माय कंट्री, क्या वहां इलेक्शन होते हैं? ये बेगुरमती है कुरान की, और आप इलेक्शन भी करवा रहे हो। नहीं, अगर मैं इस कंपैरेटिव स्टडी में फेल हो गया ना, तो आप जो कहेंगी मैं वो मान जाऊंगा। नहीं, दिस इज अनदर। देखिए हमारा जो अगर कुरान को थोड़ा सा डिटेल में देखें ना, उसमें मुशावरत को बहुत ज्यादा अहमियत दी गई है।
और एक पूरी सूरत है सूरह शूरा इसके ऊपर कि आप मुशावरत के साथ काम करें। तो जो मुशावरत होती है ना, ये एक किसी से जाके वोट माँगना भी जो मुशावरत है, लेकिन वो अलग बहस है कि अब आपने कितना एजुकेट किया हुआ है अपने सिटिज़न्स को, कितना आपने उसको उनको फ्रीडम दी हुई है, कितना आपने उनको एक्सेस दिया हुआ है कि इन्फॉर्मेशन को, कि वो इस काबिल बन जाएँ कि वाक़ई वो आपकी मुशावरत का हिस्सा बने। फिर उसके अंदर ये भी बहस हो सकती है कि आप एक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस कैसा रखते हैं कि ठीक है, जैसे आप देखें अमेरिका में वो खाली उसके वोट से ही नहीं एक गवर्नमेंट को फॉर्म करते, देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स एंड लेयर्स जहाँ से गुजरकर उनका एक प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है। इट्स नॉट वेरी इजी, वो इतना ज़्यादा इतनी छलनी है, फिल्टर्स है जिसमें से निकालते हैं। तो मुशावरत इज डेमोक्रेसी बेसिकली इज अ नेम ऑफ is consultation, consultative एक representative form of government उसकी वजह से आती है ना। Having said that, मुझे बस अब आपसे एक आखिरी सवाल ये पूछना है। अभिषेक, अब जो अभी माहौल बना हुआ है इंडिया में और उस पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मोदी सरकार जो है वो मज़हब को इस्तेमाल कर रही है अपने आप को मतलब इट इज़ नॉट राम मंदिर, इट्स पॉलिटिकल मंदिर वो जो कह रहे हैं। This is not I'm saying कि कांग्रेस और Yeah, आपकी no, no, वो I understand. No हाँ, worries, no. तो Please speak उसमें freely. इस डू यू रियली थिंक क्योंकि पाकिस्तान में भी देखिए अनफॉर्चुनेटली है कि हमारे यहाँ भी मज़हब को ना सियासत में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि आजकल एक वीडियो भी चल रही है जिसमें वो दोबारा से वो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी जो इमरान खान है, पीएमएलएन कर रही है कि जो इमरान खान है ना वो गुस्ताखे रसूल है, तो ऐसे ढकोसले करता है। तो वो भी वोट लेने के लिए सारा कुछ। तो आप बताएँगे ये इसलिए नहीं क्योंकि मैंने एक वो देखी तस्वीर देखी थी, एक पोस्टर देखा था जिसमें राम की तस्वीर तो बहुत छोटी थी, लेकिन वो लार्जर दैन लाइफ इमेज मोदी जी का था। तो वो और फिर वो जिस तरह से वहाँ उनको आइडियलाइज़ कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा इसको एक्सप्लेन करें, इज़ इट रियली as a political and I would like to know, not as an Indian, yes, but as a political analyst कि आप इसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए आपने जो 2 बातें उठाई कि क्या इंडिया में मोदी जी जो हैं वो मज़हब हिंदू मज़हब का उपयोग कर रहे हैं अपनी पॉलिटिकल माइलेज को लेने के लिए। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन है कि आपके यहाँ भी यही चीज़ हो रहा है, आपके यहाँ भी मज़हब का इस्तेमाल हो रहा है पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, उसका एग्ज़ाम्पल बहुत हुआ। जी, आपने कहा कि ये तो देखिए आप 2 बातें कर रही हैं जो कॉन्ट्राडिक्शन आप ये कह रही हैं कि कुरान से ही मुशावरत आती है और कुरान से डेमोक्रेसी आती है। सो फिर आपकी गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेसी जो है वो कुरान सम्मत है, दैट इज योर प्राइमरी आर्गुमेंट। तो फिर वो अगर कुरान सम्मत है तो फिर जो वो लोग उनके ऊपर कुरान के विद इन द कुरान ही वो डेमोक्रेसी रहेगी। जब तक आप रिलीजन को सेपरेट नहीं करेंगी और पॉलिटिकल मैटर से विच इज लॉ मेकिंग मैटर्स, तब तक आप कुरान के अंदर में दिए गए लॉ के बाहर जाके लॉ नहीं बना सकते, ये बात याद रखिएगा। और पार्लियामेंट का सबसे बड़ा काम होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बिकम्स द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। जिस दिन तक आप ये कहेंगी नहीं कि कुरान से बड़ी किताब कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको डेमोक्रेसी कहना इज शैम थिंग। वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी इंसल्ट है। तो अगर आप उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड कुरान से जोड़ दिए तो फिर आप कुरान के दिए गए लॉज के हुदूद में ही आप रहेंगे। आप बिलीवर और नॉन बिलीवर, काफिर और मुशरिक को एक नहीं कर सकती। वो जो उसका स्टेटस कुरान में है वो वही रहेगा। अब मोदी जी पे आते हैं। मोदी जी जो कर रहे हैं, क्या राम मंदिर का करना वो एग्जैक्टली सेम चीज नहीं है? अगर आपसे मैं कह रहा हूं कि भाई आप अपना जो पॉलिटिकल सेपरेशन कीजिए, तो क्या हमारे यहाँ भी वही प्रिंसिपल नहीं होता? अदरवाइज आई एम अ हिपोक्रेट कि आपसे तो कह रहे हैं कि आप पॉलिटिकल सेपरेशन कीजिए रिलीजन से, लेकिन हम रिलीजन को उपयोग कर रहे हैं पॉलिटिकल माइलेज गेन करने के लिए, विच इज अ फेयर आर्ग्यूमेंट टू से। बट द क्वेश्चन इज क्या जो इंडियन फिलोसफी है और जो अब्राहमिक फिलोसफी वो सेम है? सारे रिलीजन सेम है? अंतर एकदम नहीं। इंडिया में कभी रिलीजन नहीं रहा। रिलीजन का मतलब होता है एक्सेसिव कोड ऑफ कंडक्ट। इंडिया में हमेशा से मोरल्स रहे हैं, टीचिंग्स रही हैं। लॉ बनाने का काम लोकल लोगों पे छोड़ दिया गया। कई बार उन्होंने बेकार लॉ बनाए, कई बार अच्छे लॉ बनाए। सो वी हैड अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल क्या है? एक सत्य बहुधा विप्रहा वदंती। सत्य एक है, उसको विद्वान जन कई तरीके से बनाते हैं। तो भाई ठीक है, फिर अगर एक सत्य है तो एक गॉड है, तो फिर अल्लाह भी गॉड हो गया, राम जी भी गॉड हो गए, सब गॉड हो गए, बुद्ध भी गॉड हो गए, हम सबको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है। क्या ये इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल भी बन सकता है? ये आप बताएंगे मुझसे ज्यादा। सो हमारे यहाँ पे कभी भी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं था। और बहुत से लोग पाकिस्तान में कहते हैं कि हिंदुइज्म रिलीजन नहीं है, और वो बिल्कुल सही कहते हैं। हिंदुइज्म कतई रिलीजन नहीं है। हिंदुइज्म सवाल ये है कि क्या मोदी सरकार
इस वक्त यूज कर रही हैं। मेरा ये क्वेश्चन है कि हमारी जो बिलीफ सिस्टम है या जो हमारा ट्रेडिशनल एंशियंट लाइफस्टाइल है, हमको इंडिया क्या बनाता है? व्हाट मेक्स अस इंडिया? आवर एंसेस्ट्रल आइडेंटिटी, अगर हम उसको बीच में तोड़ दें हम पाकिस्तान बन जाएंगे। आप समझ रही ना? इफ आई रिजेक्ट इंडियन लाइफस्टाइल देन वी विल बिकम पाकिस्तान इमीडिएटली। कुछ करना ही नहीं है हमें उसमें। और मोदी जी के राम मंदिर बनाने से, राम मंदिर की कहानी दुर्दाना जी सिंपल ये है कि सेंट्रल एशिया की कुछ फोर्सेस आई, उनका उस समय का बिलीफ था कि भाई ये मूर्ति पूजा इट्स अ बैड थिंग, इस मंदिर को तोड़ो। अयोध्या में 100 से ज्यादा मस्जिद हैं, किसी मस्जिद को नहीं तोड़ा गया। उस मस्जिद के ऊपर ये कहा गया था यही भगवान राम का बर्थ प्लेस है और यहाँ पे ये मस्जिद बनाई गई। अब उसके बाद उस मस्जिद को तोड़ के शिफ्ट किया गया। वो आज के डेट में अयोध्या के धुन्नीपुर में वही मस्जिद बन रही है, जिसका कि सऊदिया के सबसे बड़े इमाम साहब आएंगे और उसकी जो है वो इनॉग्रेशन करेंगे। मस्जिद नहीं तोड़ी गई, एक भी मस्जिद से डिप्राइव नहीं किया गया हमारे जो मुस्लिम भाई बहन है। वो मेरे भाई बहन ही है क्योंकि हमसे अलग नहीं है वो। मैं तो सवाल का आपने जवाब ही नहीं दिया कि क्या वो ये पॉलिटिसाइज्ड है। मेरा वही था, राम मंदिर भारत की आइडेंटिटी है, राम मंदिर भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी है। राम मंदिर ये मेरा व्यू है, ठीक है ना? कोई और मुझसे असहमत हो सकता है ना। आई एम अगेन ओपन टू क्रिटिसिज्म एंड ओपन टू एनालिसिस बाय समवन एल्स। मेरा मानना यह है कि राम मंदिर या भारत में किए गए विध्वंस, भारत की आइडेंटिटी को मिटाने के किए गए प्रयास गलत थे। वो कतई ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि अगर आप रूल करने आए थे भारत में, मैं मान लीजिए जर्मनी चला जाऊं और जर्मनी में मैं किसी तरीके से युद्ध करके रूल कर भी लूं, तो क्या मैं जर्मन भाषा को मिटाने की कोशिश करूंगा? मैं जर्मनी के चर्चेस को तोड़ दूंगा और वहां पे मंदिर बनाने की कोशिश करूंगा? से आगे किया था उन्होंने, तो फारसी खत्म कर दी, उन्होंने बहुत कुछ किया। डिवाइड एंड रूल की तो सारी फिलोसफी ब्रिटानिया की वो अपने यहाँ करे ना, हमारे यहाँ पे तो हमने कभी किसी का नहीं किया ना, लोगों ने किया हो। हमने भी दूसरी जगह गए, हमने कभी किसी का, जैसे भगवान राम तो अयोध्या में गए तो उन्होंने श्रीलंका सिलेबस में भी मुगलों की सारी हिस्ट्री खत्म कर दी। एक हिस्ट्री तो है। नहीं, ये इनकरेक्ट है। सिलेबस में मुगलों की हिस्ट्री, बल्कि हमारी तो ये डिमांड है कि मशीरे आलमगीरी का ट्रांसलेशन पढ़ाइए। हमारी तो ये डिमांड है, फतवाए आलमगीर का ट्रांसलेशन हूबहू बताइए आप बच्चों को। हमारी तो ये है कि जो भी रिलीजियस किताबें हैं उनका ट्रांसलेशन करके बच्चों को हूबहू बताइए, ताकि लोग चूज करें। हम कोई नहीं होते लोगों को, हमारा फिलॉसफी है आप। लेकिन ये कि आप उसको स्टोरी कर रहे हो टेलिंग, और उसको हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, दैट इज नॉट ट्रू। अगर मसीरे आलमगीरी में जो लिखा है या बाबरनामा में जो लिखा है वो बता दें आप। बाबर ने साफ साफ कहा था कि ये गंदे लोग हैं, ये घटिया लोग हैं, इंडिया में आके इनको स्कूल और कॉलेज नहीं है यहाँ पे। नालंदा और तक्षशिला दुनिया की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी थी, और बाबरनामा में बाबर कहता है कि इन हिंदुओं को पता ही नहीं है यूनिवर्सिटी क्या होती है। दिस इज, अब आज तक मुझे तो समरकंद और उज्बेकिस्तान में कोई पुरानी यूनिवर्सिटी दिखी नहीं आज तक। बॉटम लाइन सिंपल से ये है, हिस्ट्री में जो हुआ भूल जाए। टाइम टू स्पीक द ट्रूथ एंड रिकंसाइल, ठीक है ना? एक दूसरे को गालियां देने से तो कुछ नहीं। आप ये कह रहे हैं कि ये मतलब जो इस वक्त इट इज नॉट पॉलिटिक्स, बट इट इज बेसिकली रीइंकार्नेशन ऑफ हिंदू रिलीजन। आप एक कल्चरल रिवाइवलिज्म आप कह सकती हैं, मैं सहमत हूं। which was due and which is now taking place. और आप ऐसा कह सकते हैं, मैं आपसे सहमत हूं, आपकी फाइनल स्टेटमेंट से मैं सहमत हूं। थैंक यू वेरी मच अभिषेक, आपका मेरे प्रोग्राम में आने का। व्यूवर्स, उम्मीद है कि आपको हमारी डिबेट पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी डिबेट पसंद आए तो काइंडली प्लीज अपने कमेंट्स में हमें बताएं, ताकि हम आपके कमेंट्स से ये भी होगा कि हमें पता चलेगा कि हम वेयर वी कैन फर्दर टेक दिस डिस्कशन, उसको बेटरमेंट की तरफ लेकर जाएं, उसको इम्प्रूव करें। थैंक यू सो मच। इसी के साथ अल्लाह हाफिज।